Good morning everyone. So let's start today lecture और lecture number 2 of Indian Partnership Act. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ऑलरेडी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि ओरिजिनली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट रह चुका है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट रह चुका है। लेकिन 1930 में जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सेपरेट कर दिया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और 2 साल बाद ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी अलग कर दिया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो आज की डेट में ये 3 एक्ट हैं, लेकिन जब 1872 में एक्ट बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उस समय ये तीनों एक ही थे। ठीक, कुछ बेसिक बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जो सेक्शन 1 होता है किसी भी एक्ट का उसमें 3 बातें कॉमनली लिखी रहती हैं। प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं है और ना ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, बस जानकारी की पता होना चाहिए कि शॉर्ट टाइटल नाम होता है एक्ट का, किस नाम से पुकारा जाएगा तो वो सेक्शन 1 में होता है। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंड टू वेयर यानी कि होल ऑफ द इंडिया या एक पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में, ये भी सेक्शन 1 का ही काम है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट कि कब से लागू होगा ये भी सेक्शन 1 का ही काम है। तो पेपर में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सा सिद्धांत है जो हर एक एक्ट को बनाते वक्त लागू किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 क्या है तो आप बता सकते हो। आपसे पूछे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 1 क्या है, आप बता सकते हो कि यही 3 बातें उसके अंदर होंगी। सेक्शन 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट का, और वो होता है डेफिनेशनल सेक्शन, यानी कि परिभाषाएं होती हैं उसके अंदर। जो शब्द उस एक्ट को पढ़ते वक्त आएंगे उन शब्दों का अर्थ जो छुपा हुआ रहता है टेक्निकल शब्दों का, वो सेक्शन 2 के अंदर गिवन होता है। क्लियर हो गई बात। सेक्शन 2 के अलावा भी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मेन जो परिभाषाएं होती हैं वो सेक्शन 2 के अंदर गिवन होती हैं। सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स जो है फिर बाकी चीज़ें चलती हैं, कंटेंट वगैरह चलता है। तो सेम प्रिंसिपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी फॉलो किया गया। सेक्शन 1 में 3 चीज़ें हैं, सेक्शन 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं हैं और सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स हमारा कंटेंट है। हमने सबसे पहले पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन। किसी भी एक्ट को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उस एक्ट का चार्जिंग सेक्शन, यानी कि दायरा क्या है उस एक्ट का। उस एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं तो वो लागू कब होंगी। नाम से कुछ नहीं पता लगता है एक्ट को पढ़ते वक्त कि हमने पार्टनरशिप एक्ट बोल दिया तो जब भी हम मार्केट में देखते हैं 2 या 2 से अधिक लोग जब भी कोई काम करते हैं और हम कॉमनली आम जनता उन्हें क्या कह देती है, यार ये तो पार्टनर है। जरूरी नहीं है कि वो कानूनन भी पार्टनर हो। कानूनन पार्टनर होने के लिए जरूरी क्या है, कंडीशन का सेटिस्फाइड होना, जो सेक्शन 4 के अंदर गिवन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 4 है। अनलेस एंड अनटिल ऑल कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 4 आर सेटिस्फाइड, तो तब तक हम ये नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि कोई कॉम्बिनेशन जो है वो पार्टनरशिप की श्रेणी में आएगा भी या नहीं आएगा। तो सेक्शन 4 जो कहता है वो क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिश्ता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो मिनिमम 2 और मोर कितने, ये गिवन है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 के अंदर। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर वी कैन हैव, लेकिन सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर वी कैन हैव, तो वो बताता है 50। ठीक है ना। बाकी हम जब कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे। पर्सन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है। जब भी हम बात करते हैं कि पर्सन एक वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे सामने माइंड में एक चीज़ आती होगी, मेल फीमेल ह्यूमन बीइंग। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि वेदर रिलायंस कंपनी इज ए पर्सन, तो आप तो कहेंगे कि रिलायंस कंपनी पर्सन थोड़ी है, पर्सन वो तो कंपनी है।
आप ये बोलेंगे ना, तो आप पर्सन को कहीं ना कहीं संकीर्ण सोच है हमारी कि पर्सन का मतलब हमारी नज़रों में वो है ह्यूमन बीइंग से, जबकि लीगली पर्सन कंपनी भी है। समझ आ रही है बात आपके? तो दो कंपनियां भी आपस में मिलकर क्या बना सकती हैं? पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती हैं। और ऐसे उदाहरण हैं कि जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई पार्टनरशिप को जन्म देती हैं, कोई भी पर्सन वो पार्टनरशिप को जन्म दे सकता है, लेकिन पर्सन का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। यानी कि पर्सन जो है वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के नालायक ना हो। सर ये क्या बात हुई, लायक कौन है, नालायक कौन है? तो ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, ये आपको बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी जुम्मा एक दिन हुआ है आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुरू करे हुए, और अगर आप एहसास करें, पहचाने कि यार पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ढंग से ना केवल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत पड़ती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रेफरेंस देना पड़ता है। कभी सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट आ जाता है, उसको भी देखना पड़ता है। और ये तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं, हमें ये केवल हमें फाउंडेशन एग्जाम पास करना है, लेकिन इससे एहसास हो जाना चाहिए कि किसी भी एक्ट की कंप्लीट नॉलेज खाली उस पर्टिकुलर एक्ट में छुपी हुई नहीं है, खाली उस पर्टिकुलर एक्ट में छुपी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टनरशिप एक्ट की मैंने 5-7 बार रीडिंग लगाई और मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं, बाकी सब्जेक्ट में है चल जाता है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो उसमें छुपे हुए अर्थ हैं वो मैं सही बता ही नहीं सकता आपको, और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। एक्चुअली लो पढ़ाना सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। जब मैं बोलता हूं तो क्या इसका कोई अर्थ मुझे समझा सकता है कि लो पढ़ाना सबसे आसान कैसे है? सबसे आसान है। अब मुश्किल कैसे है? मतलब जिसे नॉलेज है उसके लिए मुश्किल हो, समझना पड़ेगा ना, और अच्छे से समझाना पड़ेगा, समझाने डाउट भी आएगा, पता ही नहीं वो कैसे करेगा। तो जिसे पता ही नहीं तो आसान कैसे है? वो तो कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। मतलब अकाउंट्स है पढ़ाना, तो जिसे नॉलेज नहीं है तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि आसान है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इकोनॉमिक्स है तो जिसे नॉलेज नहीं है तो आसान है। तो एक्चुअली जब मैं लाइन बोलता हूँ कि आसान है लो पढ़ाना, वो इसलिए है क्योंकि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं कुछ भी, आपको नॉलेज नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मुझे डर ही नहीं ना कि मेरी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी, आप मुझे गलत साबित कर पाओगे, क्योंकि आपको तो जीरो पता है। कुछ भी पढ़ा दो वही आपके समझ में आ जाएगा बस। और जो असली अर्थ हैं वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके लिए टीचर की खुद की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं पर्सन को आपको कुछ भी समझा दूं, हाँ जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है, अब क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन धीरे धीरे करके देखिए, लो बड़ा मेडिकल सब्जेक्ट है, लो का अपना एक पढ़ने का तौर तरीका है, बाकी दुनिया से हटा हुआ सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग बहुत है और पैसा बहुत है इसमें। लेकिन वो पैसा उन्हीं लोगों के लिए है जो लो को लो की तरह से स्टडी कर रहे हैं। बाकी तो बाजार में जितने भी लोग हैं, प्रैक्टिस भी जो कर रहे हैं, वो दलाल की भूमिका में है। तो दलाल की जब भूमिका में हम रहते हैं तो उसके लिए लो की जानकारी होना जरूरी नहीं होता। लो की जानकारी होना जरूरी है जब आप अदालत में केस लड़ें, आमने सामने की फाइट हो। अगर फाइट ही नहीं है, कोई केस फंस गया आपका और आपका वकील या चार्टेड अकाउंटेंट ये कहता है कि 2 लाख रुपए लगेंगे, वहाँ पर रिश्वत जाएगी, तो कोई भी कर लेगा। हाँ, आप ये कहें कि मैं कोर्ट में चैलेंज करूँगा, वो बहस करूँगा,
तो वहां पर शब्दों की बाजीगरी चलती है। तो खैर अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो हम बात कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन। पर्सन कौन है? पर्सन का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो जैसे हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप देखा था, तो टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो पर्सन कौन होने चाहिए? पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन का ऐसा होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। और वो कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है कि हुआ द पर्सन हुआ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज गिवन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि वो कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेलिंग पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस आया है इसलिए थोड़ा सा समझाना यहाँ पे भी जरूरी है। ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3। ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3। सारे लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं सिवाय 3 लोगों के। पहला उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है माइनर को। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। और माइनर को बता दिया गया है कि माइनर हियर मीन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर को परिभाषित किया गया है कि जिसकी एज, जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा ना हो उसे माइनर बोलते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे मैंने बताया इंडियन मैरिज एक्ट में माइनर की आयु सीमा जो है 21 साल है। जब मैं बेसिक चीजें बता रहा था आपको तो लो किस तरह से स्टडी किया जाता है, तो उस समय भी मैंने जिक्र किया था। कुछ जगह माइनर को और निचली एज पर भी परिभाषित किया गया, 16 साल भी है। अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड माइनर। तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पहला बंदा जो है, इसका मतलब है कि माइनर इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। माइनर इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, मतलब नंबर कहां कहां कटते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। ये अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी 2 दिन बाद जब मैं बताऊंगा कि माइनर पार्टनर बन जाता है तो आप ये कहेंगे कि आपने तो मना किया था, माइनर कैपेबल नहीं है। अरे प्रॉफिट के लिए भी बनता तो है ना, बनता तो है ना। सारा का सारा खेल शब्दों की बाजीगरी है। बाजीगरी का मतलब वो वाली बाजीगरी नहीं कि जिसमें शब्दों का घुमा फिरा के यूज करके आपको बेवकूफ बनाना है। शब्द का चयन मैंने किया है कि माइनर इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिकॉज माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम पढ़ेंगे माइनर इज कैपेबल टू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वो कुछ कंडीशन क्या होंगी वो अलग बात है। तो क्या ये 2 चीजें विरोधाभासी हैं अभी जो मैंने बोली? अलग है तो कैसे अलग है मुझे बताइए।
दूसरा आपने बोला माइनर के एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, तो मतलब एंटर तो मतलब किसी और ने फॉर्म कर रखी होगी। एग्जैक्टली, फॉर्म तो खुद से। मतलब इस स्टेज पर भी जुम्मा जुम्मा 1-2 दिन ही हुए हैं, तो ये काबिल तारीफ है कि इतनी बात इन्होंने पकड़ ली, नहीं तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप पकड़ पाए। इस स्टेज पर भी नहीं पकड़ सकता बच्चा, अभी तो लो सीख रहा है वो, लेकिन अगर ये पकड़ ली तो ये काबिल तारीफ बात है। ये लो में फिर कहां से कहां तक जाएंगे। फॉर्म और एंटर में अंतर है ना, फॉर्म तो कर ही नहीं सकता, एंटर कर सकता है इफ द सम कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो अगर मैं यहीं से आपको हाईलाइट ना कराऊं तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, आप पढ़ेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, पेपर में लिखेंगे कुछ, और फिर आप कहेंगे नंबर नहीं आते, जब आपने लिखा ही गलत है। ऐसा नहीं मुश्किल चीजें, मुश्किल चीज कुछ नहीं है, लेकिन पहले एक टीचर को जानकारी होनी चाहिए, फिर उस टीचर वो आपको बताएगा, तो आपके सही जानकारी पहुंचेगी तो लिखोगे सही। अब आप कभी भी गलती नहीं कर सकते आप कि फॉर्म और एंटर को कहां यूज करना है। मुझे फॉर्म और एंटर का अर्थ क्लियर है, हो सकता है आज से पहले क्लियर ना हो। क्योंकि तो सच है कि केवल वही लोग पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं हु आर कैपेबल, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई पॉसिबिलिटी नजर आती ही नहीं है कि माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सके। लेकिन आप उदाहरण देखते होंगे, अकाउंट्स में न्यूमेरिकल भी करते होंगे, जहां पर आप माइनर को देखते हैं पार्टनर बनता हुआ, वो केवल प्रॉफिट में होता है, तो कैसे पॉसिबल है। तो फॉर्मेशन तो पॉसिबल यहां पे भी नहीं है, एंटरिंग पॉसिबल है, यानी कि बिफोर एंटरिंग ऑफ ए माइनर देयर मस्ट बी पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। इसका जिक्र आएगा बाद में डिटेलिंग में, लेकिन यहां थोड़ा सा था तो मैंने यहां पर अंतर करने की कोशिश की है। सेकेंड पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड बोले तो बस ये आप कह रहे हो, मैंने नहीं बोला। बहुत सारा समय तो मेरा अभी आपको केवल इसी सिखाने में लगेगा कि अर्थ जो आप समझते हैं और जो लीगल अर्थ हैं वो अलग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आप कह रहे हो। लोग की नजर में हो सकता है मैं और आप भी अनसाउंड माइंड हों, तो जब हम परिभाषा पढ़ेंगे तब देखेंगे, जब हम परिभाषा पढ़ेंगे जब देखेंगे। लेकिन एक आम व्यक्ति की नजर में अनसाउंड माइंड के आते ही पागल ही दिमाग में आता है। लेकिन जब बात चली है तो थोड़ा सा जिक्र तो मैं यहां दे दूं। एज पर द लॉ, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every person is said to be on sound mind. Every person या that person या person is said to be of unsound mind who is not capable to deliver a judgment in his own interest. हर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड से प्रेरित है जो उस अवस्था में नहीं है जो अपने अच्छे या बुरे की समझ सके, वो भी अनसाउंड माइंड होता है। ड्रंकन पर्सन, ज्यादा पी ली तो एज पर द लॉ आप अनसाउंड हो। उस स्थिति में जब उतर जाएगा नशा तब आप साउंड हो गए। जिस समय आपने पी रखी है उस समय के किए गए कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, नल एंड वाइड है, क्योंकि आप अनसाउंड हो। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है, परिभाषा भी मैंने मोटी मोटी बता दी है।
बाकी तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा मोटी मोटी का फिर भी काफी कुछ क्लियर कर दिया कि सारा का सारा गेम है परिभाषाओं का। उन्होंने तो एक टर्मिनोलॉजी दे दी अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब लोगों को पढ़ते वक्त कोई भी टर्मिनोलॉजी आए ये बिल्कुल मान के मत चलना कि जो आपके दिमाग में अर्थ छिपा हुआ है वो यूज होगा। अर्थ बदल जाएंगे, वो सारा परिभाषाओं का खेल है। तीसरा व्यक्ति who is not capable of making a contract, एक लिस्ट है पूरी एक्चुअली, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, वो एक लिस्ट है। पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड अंडर वेरियस लॉ। किसी लॉ में किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी और लॉ में किसी और व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो कुछ लिस्ट है। उस लिस्ट में एलाइन एनिमी आता है एक व्यक्ति, एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति आता है, कन्विक्ट्स आते हैं उसके अंदर जिन्हें सजा हो जाए, और एक एम्बेसडर्स आते हैं। तो इन लिस्ट को भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी जरूरत मुझे है भी नहीं, क्योंकि यहीं डिस्कस कर दूंगा तो फिर वहां पे डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। तो मोटा मोटा ये 3 लोग हैं, जिसमें 2 लोग तो बिल्कुल क्लियर हैं, माइनर और अनसाउंड माइंड, और जो तीसरे लोग हैं वो उनकी एक पूरी लिस्ट है। तो उस लिस्ट में जो भी लोग आएंगे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, बिटवीन 2 or more पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये मैंने क्लियर कर दिया था आपको। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी मैंने बता दिया था। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर आपका एजेंट भी है। प्रिंसिपल इसलिए है कि कोई और पार्टनर अगर कोई एक्शन लेगा तो उसके लिए आप लायबल हैं, और एजेंट इसलिए है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो बाकी पार्टनर भी लायबल हैं। तो एजेंसी मैंने समझाया था उस दिन, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। तो प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव का मैंने अंतर किया था आपके सामने कि प्राइमा फेसी क्या मतलब क्या होता है, प्रथम दृष्टिया। इट मीन्स किसी भी चीज के ऊपर निष्कर्ष पहुंचने के लिए मोर एंड मोर एविडेंस आर नीडेड। मेरे पास कोई एक एविडेंस हाथ लगी लेकिन वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, तो मुझे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ और एविडेंस की भी जरूरत है। खाली उस एविडेंस के आधार पर मैं निर्णय नहीं दूंगा। इट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस, अगर किसी एविडेंस को लॉ में कंक्लूसिवनेस का दर्जा प्राप्त है, कुछ और जरूरी ही नहीं है, कितने भी पक्के सबूत निकाल लो आप, एक कंक्लूसिव एविडेंस 1000 प्राइमा फेसी एविडेंस पर भारी है। 1000 प्राइमा फेसी एविडेंस को जज जो है सिरे से खारिज कर देगा अगर उसके सामने एक कंक्लूसिव एविडेंस आ गई। समझ आ रही है बात आपके? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया। आपकी जो राय है किसी भी चीज को देख के, वो जरूरी थोड़ी ठीक ही हो, गलत भी हो सकती है, लेकिन हाँ देख के क्या लगता है, लेकिन आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएं उसके लिए और भी एविडेंस चाहिए। तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं, मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन अगर इन एग्जाम्पल से क्लियर है कि समझना है ना, मैं इनकी प्राइमा फेसी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस की कभी परिभाषा नहीं आएगी, ये समझी जा सकती हैं बस, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हमें प्राइमा फेसी को किस तरीके से यूज करना है और कंक्लूसिवनेस को किस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। सर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है। आप सीए कर रहे हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रोसेस है। सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद रिक्विजिट फीस। कुछ प्रेस्क्राइब, जब मैं प्रेस्क्राइब बोलूं इसका मतलब है लिस्ट होगी। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर मैं बोलता हूं तो आप समझ जाएं कि क्या कहना चाह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है इन विच सम प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड विद द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद रिक्विजिट फीस। हमें सीए करना है तो सीए करने के लिए आईसीएआई इज द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। व्हाट आर द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अभी नहीं आया तो एडमिट कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। दीज आर द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। प्रेस्क्राइब्ड फीस 9,200। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी। द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को कंपल्सरी नहीं किया है, बट डिजायरेबल, एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। डिजायरेबल है, एडवाइजेबल है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हम तो इंडियन है, लातों के भूत बातों से तो कहां मानते हैं। हम तो कंपल्सरी चीजों को ही लागू नहीं कर पाते, उन्हें ही नहीं मानते। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी बना रखा है 4 व्हीलर के लिए कि सीट बेल्ट लगाइए, आपकी जान बचेगी। हेलमेट लगाइए 2 व्हीलर पर। दिल्ली में तो लगा लेंगे, मेरठ में तो नहीं लगाएंगे। दिल्ली में इसलिए नहीं लगाएंगे कि दिल्ली में जान को ज़्यादा खतरा है। चालान, आपको मालूम है, पुराना एक्सपीरियंस है कि वहाँ बच नहीं पाओगे आप। तो आदमी, जबकि क्या मेरठ या में या यूपी में कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पे भी चालान की व्यवस्था तो यहाँ पे भी है, लेकिन कटता नहीं है, अभी उतनी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा। तो बिना डर के तो आप कुछ भी काम करने वाले हो नहीं। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी है नहीं, डिजायरेबल है, तो कौन कराएगा भाई? फाइन नहीं है इसमें कि अगर नहीं कराया, क्योंकि कंपलसरी नहीं है तो फाइन हो कह सकता है। अगर कोई चीज फाइन है जिसका मतलब वो कंपलसरी थी, आपने नहीं मानी इसलिए गवर्नमेंट ने उसका फाइन लगा रखा है। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं सर, परिणाम हैं। अगर आपने नहीं कराया है तो कुछ परिणामों से आपको गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर उन परिणामों से डर लगता है आपको तो करा लो, अगर डर नहीं लगता मत कराओ। डर नहीं लगता मत कराओ, वो आपके ऊपर है, क्योंकि कंपलसरी तो है नहीं। तो ऊपर की लाइनें वही हैं सब, वो आप पढ़ ही लेंगे। टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई चीज़ कंपलसरी है तो ही तो टाइम होगा उसका। जो चीज़ कंपलसरी नहीं है कभी भी करा लीजिए। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म होने से पहले करा लो या बाद में करा लो, क्योंकि चीज कंपलसरी नहीं है। यू कैन रजिस्टर योर पार्टनरशिप एट एनी टाइम बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी। तो सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी, इट कैन बी इफेक्टेड एट एनी स्टेज, दैट इज एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन और एट एनी टाइम देयर आफ्टर।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये। तो मैंने साहब पिछली क्लास में बताया भी था कि फर्स्ट डे से इंपॉर्टेंट था, लेकिन सो के 4-5 साल यानी कि 8-9 अटेम्प्ट इसके ऊपर अछूत जैसा व्यवहार किया आईसीआई ने, इस यूनिट को छुआ ही नहीं। फिर एक ही अटेम्प्ट में पूरा पेपर इससे आ गया था, बाकी यूनिट को ही छुआ, और तब से तो आ ही रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जैसे मैंने डिस्कस किया आपके सामने, डर के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। बिना डर के कुछ भी संभव नहीं है। वो डर गवर्नमेंट फाइन का बनाए या किसी और चीज का बनाए। तो गवर्नमेंट ने फाइन का तो बना नहीं रखा, ये कुछ ऐसे प्रावधान है। अगर आपको लगता है डर तो आप वो करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, लेकिन छोड़ आपके ऊपर दिया। तो पहले 3 लाइनें पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या डर है वो। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी बट इनडायरेक्टली बाय क्रिएटिंग सर्टेन लाइबिलिटीज ऑल्सो टर्म्ड एज इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इसे आप इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, इसे आप डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, एक ही बात है। कभी पेपर में आ जाए कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, बच्चा कह रहे सर ने पढ़ा ही नहीं, ये बात वही तो कह रहे हैं। फ्रॉम विच एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर, द लॉ हैड मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डिजायरेबल। यानी कि लॉ ने कुछ प्रभाव बताए हैं रजिस्ट्रेशन ना कराने के। तो कंपलसरी तो नहीं है साहब, लेकिन डिजायरेबल है, अच्छा है, करा लें अगर आपको डर लगता है तो। द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म आर एज फॉलोज। जो इफेक्ट हैं वो क्या हैं? वो 3 है सर। पहला, नो सूट बाय ए पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ या फर्म के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है। 3 पार्टनर ए बी सी, सी कमजोर है, तीनों ने तय करा जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बटेगा। ईयर एंड के बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ए और बी आपस में मिल गए, वो नहीं देते, बता क्या कर लेगा? सी क्या करेगा बेचारा? किसी भी व्यक्ति के पास 2 ही तरीके होते हैं लड़ाई के, या तो आपके पास ताकत हो या कानून का सहारा। ताकत है नहीं, कानून सुनेगा नहीं क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं। ताकत है नहीं, वो कानून सुनेगा नहीं। कोई भी पार्टनर फर्म के खिलाफ या दूसरे पार्टनर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर पाएगा। अब ये आपको अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंगली देखना है। सबकी परिस्थिति अलग अलग है। कानून एक ऐसी चीज है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना है। अगर आप ए और बी में से हैं, दबंग हैं, आपको पता है कि दूसरा आदमी तो आपके नाम बोल ही नहीं पाएगा, तो कोशिश करनी है कि रजिस्ट्रेशन ना हो। ताकत में दूसरा आदमी कमजोर है, कानून उसके साथ कभी आएगा नहीं, तो आप ही राजा हैं। लेकिन अगर आप पार्टनर में कमजोर व्यक्ति हैं
तो ऐसी पार्टनरशिप में कभी भी एंटर मत होना जो रजिस्टर्ड नहीं है। ताकत है नहीं, कानून आपकी सहायता करेगा नहीं, तो क्या कर पाओगे आप। तो ये तो अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। अगर आपको डर लगता है तो कराओ, करवाई लो। और अगर आपको लगता है डर है ही नहीं मुझे, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, तो मत कराओ, हम फाइन तो लगाने वाले हैं ही नहीं आपके ऊपर। और हेडिंग से आप कुछ नहीं पता लगता, खाली अंदर की जो लैंग्वेज उसे ही पढ़ना जरूरी है। और ये मैंने बेयर एक्ट यूज कर रखा है, जहां जहां मुझे पता है कि केस स्टडी कहां कहां से बनेगी, तो वहां पर अपनी लैंग्वेज यूज ही नहीं कर रखी मैंने शायद पहले भी कभी बताया आपको, बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाउंडेशन में तो इतना नहीं पता लगता। बेयर एक्ट का मतलब है वो भाषा जो ओरिजिनल है, जो संसद से पारित की गई है। उसके बाद बदलाव इतने होते हैं उसके अंदर आसान बनाने के लिए, उससे अर्थ ही चेंज हो जाता है। वो कभी भी ट्विस्ट करके केस स्टडी आ जाए, आप फिर सोल्व नहीं कर सकते होते, लॉजिक नहीं दे सकते, क्योंकि खाली केस स्टडी का आंसर सफिशिएंट नहीं होता कि किसी केस को देख के आपने हाँ या ना क्या करा। कारण बताना होता है, और वो कारण उसकी भाषा के अंदर छुपा रहता है। पढ़िए मेरे साथ। ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट। एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर मुकदमा फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट द फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द फर्म, ना तो फर्म के खिलाफ ना फर्म के दूसरे पार्टनर के खिलाफ, टू एनफोर्स एनी राइट arising आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, टू एनफोर्स एनी राइट arising फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर दूसरे पार्टनर और फर्म के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो अधिकार, जो राइट उसके पास कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आए। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ईयर एंड पर ए और बी आपस में मिलकर सी को उसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का राइट कैसे आया था, ऑटोमेटिकली या एग्रीमेंट करके? ऑटोमेटिकली नहीं साहब, एग्रीमेंट करके। किसी के पास बराबर का राइट होता है, किसी के पास 5-3-2 का राइट होता है, किसी के पास कुछ आता है। तो इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है आपने। इस लाइन में छुपा हुआ है बहुत सारी चीजें। टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा उदाहरण, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए और बी ने मिलकर सी की पिटाई कर दी, धमकाया। अब सी मुकदमा करना चाहता है, फर्म अनरजिस्टर्ड है। बताइए कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है। इसलिए बेयर एक्ट पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कभी भी देखिएगा लो में एक टीचर ने 1-2 उदाहरण दिए, बस वो समझ में आ गए और लैंग्वेज गायब है। तो आप बस वो 2 उदाहरण तो कर पाओगे पेपर में, तीसरा जैसे ही आ गया कर ही नहीं पाओगे। अगर पिटाई मार पिटाई का केस है या ये उदाहरण है, इसके अलावा कुछ भी है, क्या इसके लिए मुझे कोई 4 आदमी आके धमका जाए और मैं चाहूं केस करना, तो क्या जज ये पूछेगा कि पहले आपने इनके साथ एग्रीमेंट कर रखा था कि अगर ऐसा हो जाए तो आप मुकदमा कर पाएंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, संवैधानिक, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। इसके लिए कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो आपका राइट बनता है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। लेकिन क्या किसी भी पार्टनरशिप में मुझे प्रॉफिट लेने का अधिकार बनता है?
उसके लिए करना पड़ेगा एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के तो राइट बनता नहीं है। बताइए मुझे, या किसी भी पार्टनर में कह दूं मुझे 1/3 दो, वो राइट तो तब आएगा जब वो एग्रीमेंट हुआ होगा। लेकिन अगर मेरे साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, दुनिया का कोई भी आदमी करे, तो क्या मुझे इसके एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी कि मैं आपके खिलाफ ऐसा एक्शन ले सकता हूं? तो सेक्शन 69(1) प्रोहिबिट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट नॉट द क्रिमिनल सूट। सिविल मुकदमे को रोकता है अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, क्रिमिनल को नहीं रोकता। ये भी सिर्फ एक उदाहरण है, सिविल सूट, क्रिमिनल लॉ। असली लैंग्वेज यही है। आपको ये देखना पड़ेगा वो मुकदमे अभी भी हो जाएंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। जो अधिकार आपके पास बिना कॉन्ट्रैक्ट करे हुए आए हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए आप बिना रजिस्टर्ड हुए भी मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जो अधिकार आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आए हैं, वो पूरे नहीं करवा सकते आप। अब पेपर में आ जाए, इसका हाँ या ना थोड़ी होगा बस कि मुकदमा होगा या नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा लैंग्वेज लिख के, क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the registration of the firm is not compulsory but desirable. If firm is not registered, तो firm and partner suffer some disability. One of the disability is one कि ये अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है कैन नॉट फाइल इश्यू अगेंस्ट अदर पार्टनर ऑफ फर्म टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली लैंग्वेज क्लियर है। फिर आप देखो कि जो आपके सामने केस स्टडी है वो उन अधिकारों के लिए है क्या जो अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, या उनके लिए जो अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर आएगा आपका, तब जाके नंबर मिलेंगे। सिविल वो भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्वेश्चन का। तो एक जगह गलती कर रही हैं, आप बता सकते हैं कहाँ गलती कर रही हैं। मैं वैसे ठीक है, नॉलेज के हिसाब से सभी को पता होता है सब चीज़ें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, वो अगर डीड में मेंशन नहीं भी है तो भी 6% मिलता है। कहाँ गलती हो रही है देखिए, बिना समय गंवाए, डीड में मेंशन होना अलग चीज है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में पता क्या अंतर होता है, पहले तो ये बताइए। ये जो आपको 6% मिल रहा है, ये भी क्यों मिल रहा है? बताइए आप। अदरवाइज मेंशन नहीं है साफ साफ, लेकिन एग्रीमेंट तो है कि आप पार्टनर हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि अगर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाएगा, अदरवाइज मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल दिया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट तो है आपका कि आप पार्टनर हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड में अंतर जो होता है कि डीड हमेशा रिटन होती है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, बट डीड नहीं है। और डीड में अगर हैं भी तो कुछ चीजें तो साफ साफ लिखी भी नहीं है, तो एक्ट कहता है कि जिन चीजों के बारे में साफ साफ नहीं है तो हम बता रहे हैं कि आपको क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। अगर आपको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है तो आप मत लिखिए, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक है। लेकिन जो ऑटोमेटिक है
ये भी आया तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो उस पार्टनर होने के बाद जो राइट मिले हैं वो एग्रीमेंट से भी मिल सकते हैं, वो पार्टनरशिप एक्ट से भी मिल सकते हैं, लेकिन हुआ तो एग्रीमेंट की वजह से ही है वो चीज। गेटिंग दिस पॉइंट? नो सूट बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जितना बोला, जितना लिखा है उतना ही देखिएगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हैं तो फर्म या पार्टनर कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। बाकी तो लैंग्वेज वही है। टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट में वही है, टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हैं साहब, आपने किसी को उधार माल बेचा, उसकी रिकवरी नहीं कर पाओगे आप थर्ड पार्टी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने उधार माल खरीदा तो कर जाएगा। इन्होंने लिखा है कि यू कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट यू इवन इफ यू आर अनरजिस्टर्ड। अगर ये ना करते तो हर एक आदमी खरीदते वक्त अनरजिस्टर्ड हो जाता। तुम नहीं कर पाओगे मुकदमा अपने डेटर्स के खिलाफ, लेकिन क्रेडिटर आपके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। टू एनफोर्स एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइन ध्यान रखिएगा। हाँ, डेटर्स ने आपके साथ गाली गलौज कर दी, मार पिटाई कर दी, तो जरूर करोगे आप, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। उधार माल बेचना वो एक सिविल लॉ का मैटर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। आपने माल बेचा, उसे पैसा देना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जन्म हुआ है। राइट बनता है आपका कि आपको पैसा लेना है, तो वो तो नहीं ले पाओगे आप। और खूबसूरती देखिएगा, अच्छे जो वकील हैं फंसे से फंसे केस को कई बार जिता ले जाते हैं, वो जिन्हें पढ़ना आता है। लेकिन होता पहली बार ही है, बाद में तो सभी को पता लग जाता है। मतलब जो नाम बनता है वो ओरिजिन, कभी आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा तभी बन पाएगा नाम, फेमस तभी आप हो पाओगे। मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है नीचे दो लाइनें, इट मे बी नोटेड दैट दिस डिसेबिलिटी कैन बी रिमूव्ड बाय गेटिंग द फर्म रजिस्टर्ड बिफोर फाइलिंग द सूट। लैंग्वेज बनाते वक्त इनसे गलती हो गई और अभी तक सुधारी नहीं है इन्होंने, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ, सेल्स, इनमें गवर्नमेंट ज़्यादा दिमाग खपाती नहीं है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा है नहीं इनसे। इनकम टैक्स में गलती रह जाए भाई साहब, एकदम सुधरेगी। जीएसटी में गलती रह जाए क्योंकि उसमें डायरेक्ट नुकसान गवर्नमेंट को है। यहाँ पे दिमाग नहीं खपाती, गलती है अभी भी लैंग्वेज में। अब तो सभी को पता लग चुकी है जो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। इन्होंने लिखा है कि अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर थर्ड पार्टी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। मुकदमा करने से पहले रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आपने उधार माल बेच भी दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। मुकदमा बाद में करना, रजिस्ट्रेशन पहले करा लो तो हो जाएगा। लैंग्वेज ये परफेक्ट बनती कि जिस समय आप अनरजिस्टर्ड हैं उस समय के जो भी राइट हैं उसके लिए आप मुकदमा कभी भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अनरजिस्टर्ड फर्म मुकदमा नहीं कर सकती, तो हमने इस बात को खत्म कर दिया, मुकदमा रजिस्टर्ड फर्म कर रही है। लेकिन ये वाली बात मैंने पहले वाली में क्यों नहीं लिखी? ये वाली बात तो वहां पे भी संभव है। वहां पर ही संभव इसलिए नहीं है कि एबीसी है, ए बी ने सी की पिटाई कर दी, उसे पिटाई कुछ अलग चीज हो गई, उसे
प्रॉफिट्स नहीं दे रहे हैं तो सी चाहेगा रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन बस सी चाह रहा है ना, ये भी तो नहीं चाह रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन तीनों की सहमति के बिना नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाली बात ऊपर तो नहीं लागू होती है, लेकिन नीचे क्योंकि कॉमन कंसेंट रहेगी, पार्टनर सब एक हो जाएंगे, तो वहां पॉसिबिलिटी ये है। असली लो जो है ना इन लाइनों में छुपा हुआ है, बस ये समझ लीजिए। जो पढ़ने का जो तरीका है, ऐसी जो वो ये है, जरा कह दिया जाता ना बस हेडिंग याद कर लो, अंदर कुछ भी लिखे आओ, तो वो नहीं। और फाउंडेशन लेवल पर कम है, बस इंटरमीडिएट से तो बहुत शुरू हो ही जाएगा। और जिन्हें मज़ा आएगा फिर बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे पैसा कैसे कमाया जाएगा। और एक बार पढ़ने का तरीका आ जाए, आप कमी ढूंढो। कमियां तो अभी भी हैं, लो इज नॉट परफेक्ट। अगर परफेक्ट होता तो हर साल अमेंडमेंट नहीं आते। जब आप अगले स्टेज पर इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स पढ़ोगे, थोड़ी जानकारी आएगी, ऑफिसर में जाओगे, गवर्नमेंट हर साल केस हारती है, लाखों करोड़ अरबों रुपए तक के। तो संभव ही तब है जब लो में कमियां आए। 70 साल हो गए, अगले 700 साल भी हो जाएं तब भी रहेंगी। परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। वो आप हो, बस कमियां ढूंढने वाले चाहिए और उसका यूज करने वाले चाहिए। कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर की फील्ड है, कभी परफेक्ट थोड़ी हो जाएगी। कितने भी एंटीवायरस बना लो, नए नए हैकर आएंगे, उन्हें तोड़ेंगे, वायरस नए नए पैदा करेंगे। क्या लगता है आपको, लो फॉलो करने में ज्यादा माइंड होता है, लो तोड़ने में ज्यादा माइंड होता है? तोड़ने में, लीगली तोड़ने में। ऐसा नहीं है कि किसी को टपका दिया आपने छुरा हाथ में लेके और फिर फांसी के तख्ते पे भी चढ़ गए। माइंड उसमें है कि टपका भी दो, पकड़ भी ना पाए। और प्रैक्टिकली ऐसे लोगों की कीमत बहुत है। क्या लगता है कि जो एमसीए करे हुआ बंदा है, एक नॉर्मली कंप्यूटर एप्लीकेशन चला रहा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, कंप्यूटर हैकर्स की कीमत ज़्यादा है? हैकर्स चाहे कितने भी इलीगल हों, लेकिन गवर्नमेंट खरीद लेती है उन्हें, सरकारें खरीद लेती हैं उन्हें, अरबों अरबों खरबों रुपए में कंपनियां खरीद लेती हैं। उनका पर्पज पूरा हो रहा है ना। तो लो को अगर लो की तहत तोड़ पाओ आप सबके सामने, और अदालतें आपका कुछ ना बिगाड़ पाएं, सरकारें आपका कुछ ना बिगाड़ पाएं, तो काबिल तारीफ होती है। और वो अलाउड है ना, लीगली भी अलाउड है, उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। सामाजिक तौर पर हो सकता है कुछ लोग कह दें कि यार ये तो गलत काम करा, वो तो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, क्या, लेकिन लीगली आपने गलत काम क्या करा? अलाउड है तो जी। आप में अगर अपना माइंड है तो उसका यूज किया आपने, तो कुछ भी नथिंग इज रॉन्ग। बल्कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे होगे, जो आपका अपना है, वहाँ तो तारीफ होगी इस चीज़ की। आवाम जनता कुछ भी कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक क्रिमिनल को एक वकील बचा लेता है फंसे हुए केस को, तो वकीलों, जजेज की नज़र में तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। आम जनता कुछ भी कहते रहे, इसने गलत करा, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था। क्लियर है ये चीज? थर्ड वाला जो डिसेबिलिटी है, बस कहने मात्र को है, क्योंकि बहुत पुराना लो है, उस समय वैल्यू बहुत होती होगी। नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ ₹100। सेट ऑफ क्या होता है? फाइनल अकाउंट करे होंगे आपने, एडजस्टमेंट होती है कई बार, ए और बी के बीच में बता दिया कि 500 रुपये डेटर्स में भी जुड़े हुए हैं, क्रेडिटर्स में भी जुड़े हुए हैं। अरे जब दो पक्षों की दो अलग अलग ट्रांजैक्शन होती हैं, एक ट्रांजैक्शन में आपको लेना है पैसा, एक ट्रांजैक्शन में आपको देना है पैसा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे फीस लेनी है। आपकी एक दुकान है, मैं कुछ प्रोडक्ट खरीद लाया हमारे से 10,000 रुपये का,
मुझे आपको देने हैं पैसे, तो 10,000 रुपये सेटअप करो, बाकी फीस दे दो, तो ट्रांजेक्शन ऐसे भी तो सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी ऐसे सॉल्व, इसे कहते हैं सेट ऑफ। फाइनल अकाउंट में भी आती होंगी एडजस्टमेंट कि सेम है, फिर हम क्या करते हैं, जो भी कम अमाउंट है उसे डेटर्स में से भी हटा देते हैं, क्रेडिटर से भी हटा देते हैं। फाइनल अकाउंट में खूब करी होंगी आपने, नहीं तो अब भी कर लोगे। कि सेम पार्टियां होती हैं, एक पार्टी को 1,000 देने हैं, अरे 500 रुपये लेने हैं, तो 1,000 देने हैं तो वो क्रेडिटर में शामिल है, अब 500 रुपये लेने हैं तो डेटर में शामिल है, तो 500 रुपये डेटर से भी हटते हैं, वो क्रेडिटर से भी हटते हैं फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, बैलेंस शीट बनाते वक्त। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ ₹100। यानी कि अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म में किसी से, आपको डेटर से 1,000 रुपये लेने हैं और उसी आदमी के आपको 500 रुपये देने भी हैं, तो हमने क्या ऊपर बोला, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तो मुकदमा नहीं कर सकते, डेटर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिटर आपसे ले जाएगा। सेम आदमी डेटर की पोजीशन में भी है खड़ा है और क्रेडिटर की पोजीशन में भी खड़ा है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म कह रही है भाई साहब चलो ऐसा कर लो कि 500 रुपये मुझे देने हैं और 1,000 रुपये लेने हैं, तो 500 रुपये सेट ऑफ करवा लो, बस 500 के नुकसान हो जाएगा। लेकिन लो मेकर कह रहे हैं वो तो 500 रुपये के लिए मुकदमा करेगा आपके ऊपर, लेकिन आप 1,000 रुपये के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये वैल्यू 100 रुपये तक की होती है तो हम सेट ऑफ अलाउड कर देते हैं। तो हम ये सेट ऑफ अलाउ कर देते हैं, यानी कि सेम आदमी फर्म का डेटर भी है, सेम आदमी क्रेडिटर भी है, तो डेटर के रूप में आप मुकदमा नहीं कर पाओगे उसके ऊपर, लेकिन वही आदमी क्रेडिटर के रूप में आपके ऊपर मुकदमा करके अपनी रकम वसूल कर सकता है। An unregistered firm or any partner thereof cannot claim a set off if value exceeds ₹100 in proceedings instituted against the firm by a third party to enforce a right arising from a contract। सब जगह arising out of a contract जरूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं ये तभी लागू हैं जो राइट अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, बता दीजिए। आज इसकी ई कॉपी मैं बच्चों को आपको भेज दूंगा या ऐप पर डाउनलोड कर दूंगा, क्योंकि इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद टेस्ट भी लेना है मुझे, उससे राइटिंग स्किल का पता लगेगा। मिलने में अभी आपको 1-2 दिन लग सकते हैं। पूरी स्पायरल दूंगा मैं इसका, 2 पार्ट में दूंगा। एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डाल दूंगा और एक पार्ट में बाकी जो 4 एक्ट हैं ये हो जाएंगे, क्योंकि मैं रिसेंट जो चेंजेज हैं वो भी डालने पड़ते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट का तो वर्क पूरा हो चुका मेरा, लेकिन अभी जो बाकी एक्ट में हैं तो उसमें 1-2 दिन का काम रह रहा है, तो 1 आध दिन और लगेगा मुझे बिल्कुल अब तक का अपडेट करने में। पर हर अटेम्प्ट में अपडेटेड रहता है। तो जिससे आप घर पे भी स्टडी कर पाएँ, याद कर पाएँ, फिर मैं टेस्ट ले पाऊँ आपका। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो बता दीजिए। कल इसका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक एक रह गया है। फिर पास्ट ईयर्स हैं जो अभी तक आए हुए होंगे, तो टॉपिक तो कल ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ एक पास्ट ईयर भी हो जाएंगे, फिर 1 दिन और लगा देंगे पास्ट ईयर में, फिर उससे अगले दिन आपका टेस्ट होगा। पूरा रिटन होना है टेस्ट, तो उसी से बहुत कुछ पता लग जाएगा। जो कमियां होंगी फिर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ही।
तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कॉपी आपके सामने चेक करूँगा, क्योंकि उसी से मुझे पता लगेगा। उसमें कोई भी ये मत महसूस कीजिएगा कि हमारी कमी हमारे सामने उजागर हो रही है, ठीक है। लेकिन सीखोगे तो आप तभी। ये तो क्या है कि सिंपली नंबर दे दिए मैंने, तो नंबर कहाँ कट रहे हैं और क्या बेटर किया जा सकता था, वो सामने के सामने, बहुत कुछ तो सामने के सामने पता लग जाएगा। माना ये 2 बच्चे हैं, एक के नंबर कट रहे हैं, उसी क्वेश्चन में मिल रहे हैं, पढ़ो ना आप सामने, खुद ब खुद ऑब्जर्व करो। जो खुद ब खुद ऑब्जर्वेशन है, उससे बड़ा टीचर कोई नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।